स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ए कार्बन। उसकी रिलेटेड हमने काफ़ी चर्चाएं की थी। हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करने के बाद किसी भी सिस्टम में रेजोनेंस टेक्स प्लेस होगा। हम लोग बोलते हैं कि जैसे किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसके लिए हम फॉर्म भरते हैं, तो उसकी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं जिनको अगर आप सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तभी आप उस फॉर्म को फिलअप करते हैं या फिलअप करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर उनमें से किसी एक भी कंडीशन में आप फेल होते हैं तो आप उस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ रेजोनेंस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी। अगर वो सारी कंडीशन कोई कंपाउंड अगर फॉलो करता है तो वहां पर रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। सिंपल सी वर्ड्स में चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो अगर आपको बेसिक बताना हो, शॉर्ट में बिल्कुल लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। बेसिक कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारे एटम्स हैं जहां पे रेजोनेंस होना है वहां पे क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल का मस्ट है। वहां पे पहली कंडीशन क्या है कि एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल होने चाहिए। मैं बताऊंगा भी इसके क्या मायने हैं। एडजेसेंट एटम हैव पी ऑर्बिटल। अब ये पी ऑर्बिटल का कहने का मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। sp2 वाला जो p है ना, तो वो p नहीं रह जाता है। जब आप बात करते हो एक s, px, py, pz, ये तीन होते हैं। अगर इन तीनों को मिक्स करते हैं तो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp2। तो इससे बनने वाली ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी, तीन ऑर्बिटल होंगी, और उन तीनों का ही नाम sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। वाइल जो हमारी अभी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं की है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरीके से हमारे जहां पे हाइब्रिडाइजेशन होना है उसके पास p ऑर्बिटल का होना कंपलसरी है, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, वहां पे प्लेन होना चाहिए। ये p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा ही, वहां पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि दूसरा जो आपके p ऑर्बिटल है ना, वो सेम p और सेम प्लेन में होना चाहिए। p ऑर्बिटल, या ये कह लीजिए एडजेसेंट p ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम प्लेन। मतलब क्या है, एक प्लेन में होने चाहिए। ऐसा कैसे कहने का क्या मतलब है, देखिए मैंने कहा A है और B है, इनके पास p ऑर्बिटल, देखिए अगर ये p ऑर्बिटल ये p ऑर्बिटल ये सेम प्लेन में है तो इनके इलेक्ट्रॉन इनमें ट्रांसफर हो जाएंगे, आमने सामने ही है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर आउट ऑफ प्लेन होंगे तब वहां पे रेजोनेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि यहां पे तो p है और यहां पे भी p है, इनके बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको पता है px py और इन तीनों के परपेंडिकुलर pz हम ऐसे बनाते हैं। तो अगर ये सेम प्लेन में होंगे, ये यहां, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें नीचे वाली नीचे, मतलब ऊपर वाली लोब भी और नीचे वाली लोब ओवरलैप करेंगी और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी। बट ये चीज हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब px जो है वो py के साथ, ऐसे वाले के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, वो नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा। ये रहा
एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, कोई भी आप लो तो क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओवरलैप करेगा, बट पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर ये बॉन्डिंग करेगा तो ये एंटी बॉन्डिंग करेगा, मतलब ये तो ताकत लगा रहा है कि बॉन्ड बने और ये ताकत लगा रहा है कि बॉन्ड टूटे। तो ओवरऑल ये इसकी जितनी पावर है उतनी ही इसकी पावर है। अगर ये 50% बॉन्ड बना रहा है तो ये 50 टूट रहा है। तो रियलिटी में या एक्चुअल में क्या देखने को मिलेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट मींस नॉन बॉन्ड बनेगा। यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए इनका सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है। ये चीजें दो कंडीशन आपके सामने लिखी हैं कि एडजेसेंट एटम है वे पी ऑर्बिटल, और जो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम प्लेन, एक प्लेन में होना उनका बहुत जरूरी है। इस तरह की कंडीशंस और लिखते चले जाइए कि उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 है तभी उसके पास p ऑर्बिटल है, sp2 है तभी उसके पास p ऑर्बिटल है। और अगर यहां sp2 कंडीशन कर दोगे ना तो sp वाले में भी तो हाइब्रिडाइजेशन, आप बहुत सारे एग्जांपल देखोगे। जैसे अगर मान लीजिए ये एग्जांपल है कोई एक, यहां पे अगर मैं बोल देता हूं ये पॉजिटिव है, ये एग्जांपल है, तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके इधर ट्रांसफर करेगा, ऐसे करके यहां पे, मतलब एक मिनट रुकिएगा, यहां पर sp वाले का ही दिखा देते हैं। ये है जैसे, ठीक है, यहां पे कोई अगर आपका बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे। अब इसमें देखोगे तो इसमें यहां से इस तरह की अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी, लेकिन यहां पे आपको कुछ इस तरह की स्पीसीज देखने को मिलेगी। देखिए यहां पे ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। हाँ, ये निगेटिव चार्ज, ये अनस्टेबल जरूर है, ये कीटीन है, ये कीटीन अनस्टेबल होती, लेकिन रेजोनेंस हमारा दिखा देगी कुछ ऐसे इस फॉर्म में जाके। तो क्या बोल सकते हैं, जो sp वाले हैं वो भी तो रेजोनेंस करते हैं। ऐसे ही करके हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये कंडीशन जरूरी नहीं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो, कंडीशन क्या है, p ऑर्बिटल होनी चाहिए। sp वाले में 2 खाली p हैं, sp2 वाले में खाली 1 खाली p है, दैट इज वाई p ऑर्बिटल का होना कंपलसरी है, और p ऑर्बिटल का होना वो भी सेम प्लेन में होना कंपलसरी है। ये हमारी 2 कंडीशन है, और लिखने को तो और बहुत सारी लिख सकते हैं, बट मेजर जो है वो है। अब इसके बाद रेजोनेंस का क्या है, क्या यही खाली होगा, नहीं। अब देखिए रेजोनेंस होने के लिए ये तो हो ही गया है, और एडजेसेंट में अगर यहां पे है ना, यहां पे p ऑर्बिटल होता तो खाली ना होता, यहां पे है तो ठीक है, और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा रेजोनेंस बढ़ता जाएगा। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो शॉर्ट में अगर आप आज का लेक्चर देखेंगे तो इतना ही है, इससे रिगार्डिंग है। बाद में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कि कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, वे सारी चीजें यहां पे हैं। याद रखिएगा, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक जगह दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, बट इन केस ऑफ रेजोनेंस कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ये याद रखिएगा। और किसी भी एटम का मूवमेंट कभी भी नहीं होता है, जैसे आप पढ़ते हो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की अगर आप बात करोगे तो कोई भी कीटो ग्रुप ले लीजिए, ये लीजिए, यहां पे कीटो ग्रुप ले लिया हमने, यहां पे CH3 ग्रुप है और ये भी CH3 ग्रुप है। अब ये कौन सा है, कीटो फॉर्म है, आपको पता है ये कीटो फॉर्म है, ठीक है सर, ये कीटो फॉर्म है। अगर इसमें टॉटोमेरिज्म दिखानी है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डबल हेडेड एरो दिखाए हैं कि आधा एरो आगे जाएगा आधा पीछे आएगा। ये कीटो फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट होती है, इनॉल फॉर्म में। और इनॉल फॉर्म को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, देखो इनॉल फॉर्म का नाम क्यों पड़ा, देखिए यहाँ पे एल्कीन है तो उसकी वजह से ईन, इसका नाम क्या है, ये इनॉल फॉर्म है। आपको पता है OL फॉर्म क्यों नाम दिया गया, OL मतलब एल्कोहल, इसलिए OL है, ईन मतलब एल्कीन है, इसलिए यहां पे ईन है। यहां पे कीटो फॉर्म क्यों है, क्योंकि कीटोन फॉर्म प्रेजेंट है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या ये यहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कहेंगे सर यहां पे क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए, यहां पे आपका जो ये वाली पोजीशन है सिर्फ यहां ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया,
यहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, और हम लोग पढ़ते हैं कि जिस जगह एटम की शिफ्टिंग हो, एटम का ट्रांसपोजिशन हो एक जगह से दूसरी जगह, दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। ये रेजोनेंस नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है एक तरह की। केमिकल बॉन्ड का बनना, एटम्स का टूटना, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेकिंग, ये क्या है? ये सारे हमारे केमिकल रिएक्शन है, रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस कहां? पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर खाली जहां पे हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वो होगा। यहां पे एटम, यहां का हाइड्रोजन टूट के यहां गया और यहां पे ब्रेकिंग हो गई सिग्मा बॉन्ड की, पहली चीज। और दूसरी सिग्मा जैसे बोला तो याद आ गया एक पॉइंट, क्या कि कभी भी रेजोनेंस में पाई के अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का कुछ खेल नहीं देखने को मिलेगा। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी, उसके अलावा सिग्मा जैसे थे वैसे ही रहेंगे। चलिए बात करते हैं, यहां पे ये रहा आपके सामने गिवन है, ये हमारा क्या है? एक यहां पे क्या है? एजोमीथेन है, जैसे आप डाया एजोमीथेन जिसे बोलते हो, ये डाया एजोमीथेन है जिससे हम कार्बीन की फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप लोग, ये डाई एजोमीथेन है। ये कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी जब आपके उसमें आएगा। बट यहां से सिर्फ आपको इसको समझना है, दो नाइट्रोजन का ग्रुप है, इसको हम डाई एजो ग्रुप बोलते हैं। मीथेन CH4 से बनता है, इसलिए डाई एजो मीथेन ये होता है। इतना समझ लीजिए। इसको हीट करते हैं तो यहां से कार्बीन बनती है। अब वही कार्बीन का है, समझना नहीं है, बस खाली ये क्या है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास क्या है? 4 होते हैं। यहां पे कार्बन के पास क्या है? CH2, और उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूट्रल कार्बीन की फॉर्म है। तो यही जो इसका निगेटिव चार्ज बोल लो, या यहां पे इलेक्ट्रॉन दिखाएं, वो जैसे ही आगे मूव करेंगे तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आगे मूव करेगी। किस पे? नाइट्रोजन पे मूव करेगी। ये कहेंगे सर ये तो निगेटिव चार्ज है, आप बार बार कह रहे थे पी ऑर्बिटल निगेटिव चार्ज। बच्चा आज अभी समझ लो, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा। चाहे हमारे पास कार्बोकटायन हो, चाहे हमारे पास कार्ब एनायन हो, जिसको आप क्या बोलते हो? कार्बेनायन क्या होता है? कुछ और थोड़ी होता है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो। और कार्बोकटायन क्या है? कुछ नहीं है, वैकेंसी है, वैकेंट है, 0 है, इसी को कार्बोकटायन कहते हैं। और जिनके पास एक्सेस हो जाती है वो कार्बेनायन हो जाते हैं। या आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन हो, ये तीनों ही पी ऑर्बिटल हैं और प्योर पी ऑर्बिटल होते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों ही हमारे केस कैसे हैं? प्योर पी ऑर्बिटल के हैं। तो अगर आप रेजोनेंस की बात करने जाओगे तो यहां इन तीनों में ही ये रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ये कैसे हैं? ये प्योर पी में प्रेजेंट होते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल है। दैट मींस अगर मैं कहूं क्या ये कार्बोकटायन रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, तो मैं कहूंगा यस, भर भर के करता है। पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करोगे, +m -m +i -i इफेक्ट लगा लगा के कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बताते हो, वो वही है। क्योंकि कार्बोकटायन मतलब प्योर पी, और उसका जो कार्बन का ये है क्या? कार्बन की ही तो है, कुछ ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग। 1s2 इंटरनल है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2s2 होता है लेकिन एक्साइट करके पी में चला जाता है। 2p2 ना होकर 2p3, यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और 3 यहां पे पी में है। उसके बाद जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा उस हिसाब की हमको कंडीशन देखने को मिलेगी। sp2 है तो ये देखिए यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन करो तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड हमारी पी ऑर्बिटल है। तो ये है। अब इसी से किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो क्या होगा? यहां पे वैकेंसी आएगी, पी ऑर्बिटल तो रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई ये हमारी जो फॉर्म होगी वो क्या बन जाएगा? ये हमारा कार्बोकटायन बन जाएगा, कार्ब कटायन बन जाएगा। ये क्या है? ये कार्ब एनायन हो जाएगा, कार्बन आयन हो जाएगा, कार्ब एनायन। ठीक है। और ये हमारा प्योर पी है, ये तो प्योर पी है। ये 3 हमको देखने को मिलेंगे। अब इसी जो पी ऑर्बिटल है इसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तो कार्बोकटायन बन गया। इसी पी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई ला के रख दे, अगर यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला के रख दे तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आया तो कितने निगेटिव? एक, तो यहां पे एक निगेटिव, इसीलिए यहां पे हमने एक तो होता ही है, ये प्योर पी में एक तो होता ही, यहां 2 है, यहां तो गायब कर दिया, एक गया, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज। ये शायद आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी समझना है, बहुत आसानी से समझना
समझना है हम लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। ये निगेटिव चार्ज आगे मूव किया, अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड कहीं भी बनता है, फिर से सुन लो, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी, या इसका रिवर्स भी होता है कि कहीं भी सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो ऑलवेज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेंगी, या एक और स्टेटमेंट है, पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या इसी का रिवर्स कर लो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? तो यही चीज है कि अनहाइब्रिडाइज से बनेगा, लेकिन यहां पे ये आगे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करी, जैसे ही ये आगे मूव करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, आगे नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, कहीं भी हो, आप लोगों ने कुछ लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज भी है। मतलब क्या कि किसी भी सिस्टम में जो पहले चार्ज थे वो उतने कंजर्व रहेंगे, ऐसा नहीं यहां पे एक पॉजिटिव है और यहां जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब ओवरऑल रिएक्टेंट में जितने चार्ज देखने को मिलेंगे उतने ही आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। हां, कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि पहले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव रहा हो, अब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया हो, पहले कार्बन के ऊपर नेगेटिव रहा हो, अब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया हो, लेकिन ओवरऑल चार्ज कंजर्व रहेगा। ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरह आप देखोगे कि कभी भी चार्ज जो होंगे ना वो हमेशा जो रिएक्टेंट में होंगे वही प्रोडक्ट में होंगे। यहां पे देखिए दो चार्ज थे, वही दो चार्ज आपको प्रोडक्ट में, पोजीशन डिफरेंट हुई लेकिन चार्ज कंजर्व रहे। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो मैं कहूंगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल नहीं है। रीजन क्यों है? देखिए, अगर यहां पे देखिए तो Cl किसके साथ जुड़ा है? CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ा है। दैट मींस यहां पे सैचुरेटेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, बट यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का और उसके साथ क्लोरीन जुड़ा है। यहां sp3 के साथ, यहां sp2 के साथ। पहली कंडीशन ये क्या है? साफ साफ ये प्रूफ कर रहा है कि यहां पे जो है रेजोनेंस नहीं हुआ है, यहां केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। क्योंकि वी नो दैट बॉन्ड, जब भी सिग्मा बॉन्ड का टूटना और सिग्मा बॉन्ड का बनना, वो क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन होती है। पाई बॉन्ड का इधर से उधर होना रेजोनेंस कहलाता है। थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया था कीटोइनॉल में, ये पाई बॉन्ड था लेकिन यहां पाई से सिग्मा हो गया और ये जो सिग्मा का यहां का H था वो जाके यहां टूट के पहुंच गया। दैट मींस ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म जैसे होती है उसी तरीके से ये भी यहां पे क्या है? ये भी रेजोनेंस नहीं है, उसी तरह ये भी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। ऑल द एटम टेकिंग पार्ट इन ए रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ये पहले ही मैं कंडीशन बता चुका हूं कि उनका एक प्लेन में होना कंपलसरी होता है। मतलब बहुत जरूरी नहीं कि 100% हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो थोड़ा कम रेजोनेंस होगा, लेकिन होगा। अब कहो कि एक ऐसे है दूसरा इसके परपेंडिकुलर रख दे, तब तो कुछ नहीं होगा। हां, थोड़ा बहुत टिल्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तब आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाए तब वहां प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है रेजोनेंस होने के लिए पैरेलल में p ऑर्बिटल होने चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल नहीं बनना चाहिए। ऑल कैनोनिकल फॉर्म शुड हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है कि जो कैनोनिकल फॉर्म है, हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, उनके जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जो भी पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। चलिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं पीछे। इस वाले एग्जांपल में अभी जो पीछे वाला पढ़ा है, आज अभी जस्ट देखा, इसमें देखिए क्या है। यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 कैसे हैं? बॉन्ड है। सिग्मा या पाई डजंट मैटर, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड की बात हुई है तो बॉन्डेड 4 हैं। यहां पे काउंट करिए 1 2 3 4। क्या 4 यहां भी हम कहेंगे? यस, 4 हैं। फिर से देखिए यहां पे 1 2 3 4। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। यहां पे काउंट करिए 1 2 3
4, 4 इलेक्ट्रॉन भी यहां है, दैट मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 4 दिख रहे हैं, या बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने दिख रहे हैं, जो नॉन बॉन्डेड है वो भी 4 हैं। तो क्या कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, नॉन बॉन्डेड अगर 5 पहले थे तो 5 अब भी रहेंगे, बॉन्डेड वाले 5 पहले थे तो अब भी रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं देखने को मिलती है। यही चीज हमने बस सिंपली यहां पे लिखा हुआ है। All the canonical structure should have same or nearly the same amount of energy and stability। जो canonical structure होती है, जैसे बेंजीन की एक फॉर्म ये है, एक ये फॉर्म है, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसकी 100 है तो इसकी 102 हो सकती है, इसकी 102 है तो इसकी 105 हो सकती है, लेकिन कहो इसकी 100 इसकी 200 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एक तरह की सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन या डिस्पर्जन की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से पहली जगह आना, इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉनों के मोशन से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, और यूनिवर्स में या दुनिया में कहीं भी सिस्टम की एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल बनता है, इसीलिए रेजोनेंस हमारा टेक प्लेस होता है। सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, आपको जैसे ये दिख रहा है, तो ये क्या है, किसका, ये इससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर है ये वाली, तो ये हमारे कैसे हैं, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, या बेंजीन के टर्म्स में एक नाम और ऐड हो जाता है, इन्हें कैकुले स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हो। ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। एंड द कंट्रीब्यूट्स इक्वली टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड में 50-50% ही हमारा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 कैकुले स्ट्रक्चर 5 और 6 आपके सामने बना है, वो फॉर्म करते हैं एक आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है, उसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है दोनों स्ट्रक्चर्स का। लेकिन एलाइल कैटायन, यहां पे एलाइल लिखा है, ये एलाइल कैटायंस आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर सिंस दे हैव एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ये जो दो यहां पे स्ट्रक्चर बने हैं, एलाइल क्या होता है, जब भी आपको CH2 डबल, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड C, अब इस कार्बन से लिंक, इस कार्बन से लिंक जो भी आपको कुछ दिखेगा, मान लीजिए यहां से अभी CH2Cl दिख जाए, यहां पे Cl दिख जाए, ये Cl दिख जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हैलाइड है, एलाइल हैलाइड हो जाएगा। इस सिस्टम से जुड़ा हुआ, मतलब इस वाले कार्बन से CH2 हो, डबल बॉन्ड हो, उसके बाद आगे कुछ भी जुड़ जाएगा ना, वो उसका एलाइलिक फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए अभी ये था, इससे आपको CH2 पॉजिटिव दिख जाए तो ये क्या है, कार्बोकटायन है, और ये क्या है, एलाइल है, तो एलाइलिक कार्बोकटायन हो जाएगा। अगर यहां पे CH2 निगेटिव हो जाए तो ये क्या है, कार्ब एनायन है, और ये क्या है, एलाइल है, तो एलाइलिक कार्बेनायन हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। एलाइलिक ग्रुप आप समझ गए होंगे, तो एलाइल ग्रुप यहां पे है, ये देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड है, और उससे लिंक क्या है, कार्बोकटायन है, तो वही चीज यहां पे हमने लिखी है, एलाइलिक कार्बोकटायन या एलाइलिक कटायन। ये है उसकी एनर्जी क्या है, ये पाई बॉन्ड है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम में दिखा दूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहां पे लिखा है CH2, ये C, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए क्या है, आपको पता है पाई बॉन्ड बना है, तो यहां से आप चाहे पाई बॉन्ड को हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये CH2 है। पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, एक इसके पास ओवरलैप हुई होगी, एक इसके पास। अब यहां पे क्या था, कार्बोकटायन था, और याद करिए आज के ही क्लास में पढ़ा है, कार्बोकटायन क्या होता है, वो p ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां भी है तो p ऑर्बिटल, लेकिन इसके बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, यहां पे ओवरलैपिंग है। लेकिन अब इसकी ही हम बात करेंगे, यहां पे ये इधर खाली है। अब होगा क्या, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगी। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहां पे CH2 था, बीच में CH है, और फिर CH2 है। अब वही p ऑर्बिटल रहेगा,
सब कुछ रहेगा, बस लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं, एक्चुअल में अब यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं है, एक्चुअल में तो ये दोनों बीच में आ जाते हैं ना, हमेशा आप पढ़ते हो जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है दो सेंटर के बीच में आ जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये क्या करेगी? ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। इसके शिफ्ट होने से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन तो यहां और एक यहां देखने को मिलेगा, एक यहां देखने को मिलेगा, या बेटर है आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे कि इनके बीच में इस बार बॉन्ड बन गया और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया के, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया के। और ये कैसा हो गया? ये वैसे वैकेंट का वैकेंट रह गया, जैसे यहां पे वैकेंसी थी इस बार यहां पे हो गया। फिर क्या होगा? फिर ये वाला इधर ट्रांसफर होगा और ये फिर से रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको सामने देखने को मिल रही हैं। अब वही हमने यहां पे बात की है कि ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, इक्वल हैं। क्या आप यहां पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला अच्छा दिख रहा है या इसमें हमारी ज्यादा स्ट्रक्चर कुछ अलग दिख रही है? बिल्कुल सेम है, देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम हमारी स्ट्रक्चर दिख रही हैं। इनमें आपको इनमें डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इक्वली 50-50% कंट्रीब्यूट करेंगी अपने रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो बताया गया है यहां पे। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट हम अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद इनफैक्ट ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब बताइए कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल लीजिए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोल लीजिए, और इन केस बेंजीन में एक और नाम दे देते हो, कैकुले स्ट्रक्चर कह दीजिए, आर कंट्रीब्यूट जो है वो क्या करती हैं? टुवर्ड्स द रेजोनेटिंग हाइब्रिड, सब कराती हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव एनर्जीज एंड स्टेबिलिटी। अब क्या कहने का मतलब है? बेंजीन के केस में मैं कह रहा हूं इक्वली कर रहे हैं, एलाइलिक केटायन में कह रहा हूं इक्वली कर रहे हैं। क्या हमेशा ऐसा होगा? मैं कहूंगा नहीं। कई केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें एक स्ट्रक्चर 80% कंट्रीब्यूट कर रही है और एक स्ट्रक्चर 20% कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। जो चीज ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी और जो कम स्टेबल है वो कम कंट्रीब्यूट करेगी। यही चीज बताने का मतलब है द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिटन फॉर ए मॉलिक्यूल एंड मोर नियरली दे आर इक्वल इन एनर्जी, ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है जो लास्ट लेक्चर में समझाया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? एग्जांपल समझाया था कि एक बच्चे को 10 बुक्स रख दीजिए, 2-2 किलो की ही मान लीजिए, तो कितना किलो? 20 किलो चार्ज हो गया उसके ऊपर, 20 किलो का वेट हो गया। दूसरा बच्चा था उसको भी 10 ही बुक्स मिली हैं, लेकिन 2 दोस्त लेफ्ट हैंड साइड, 2 दोस्त राइट हैंड साइड हो गए, टोटल 5 लोग हो गए, उसको मिला के सबने 2-2 बुक्स ले ली। डिस्पर्जन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेट का। इसी की वजह से जो दूसरा कैंडिडेट है उसको वेट कम लगेगा और इजी रहेगा, स्टेबल रहेगा। वही चीज है ना। तो जितने ज्यादा लोग, अभी 5 लोग हो गए, 5 की जगह 10 लोग सारे लोग हो जाए, मतलब पहले तो 2-2 भी पकड़नी पड़ रही, अब तो एक ही एक बुक पकड़नी पड़ेगी सबको। तो उसकी वजह से और वेट सारे लोगों पे कम होगा, और कम होगा तो उससे हम कह सकते हैं कि और ज्यादा स्टेबिलिटी आई है। इसीलिए बोलते हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी है। ये तो एग्जांपल है, अगर आपको साइंटिफिक उसमें समझना है, अपनी रेजोनेंस के टर्म्स में समझना है, तो इसलिए समझिए कि जितना हमारा चार्ज जितनी ज्यादा मूव करेगा, जितनी ज्यादा दूर घूम के आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी अपनी रिलीज करते हुए आ रहा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा? उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। सिंपल से वर्ड्स में फिर हमारा स्ट्रक्चर विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए आइए मैं समझाता हूं। देखिए ये इसमें देख लीजिए कितने आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसमें आप अगर सिंपल वाले देखिए, हाइड्रोजन मत काउंट करिए, कार्बन कार्बन के बॉन्ड काउंट करिए। 1 2 3 4 और 5, यहां 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 10 और 11 में अगर आप देखोगे तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं और इसमें 5 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकला? थोड़ी देर पहले लाइन पढ़ी है कि जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है और इसमें चार्ज स्पीसीज आ गई, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और
वी नो दैट कहीं भी चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होगा तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है। चार्ज फॉर्म है, एक्टिवेटेड फॉर्म है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल होगी। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उससे भी रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उससे भी रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां पे रिएक्शन कराने के लिए पहले बॉन्ड तोड़ो, यहां तो ऑलरेडी टूट रखे हैं, तो यहां पे रिएक्शन फटाक से होगी। इसलिए मोर रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होते हैं तो मोर स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल है। कोई भी आएगा किसी के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो आज समझ में आया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोल लो या नंबर ऑफ आप कोवेलेंट बॉन्ड बोल लो, जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कई जगह आपको बुक्स में लिखा मिलता है कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्टेबल है। चलिए आइए दिखाता हूं। यहां पे एक और यहां दो पाई बॉन्ड है। इसमें देखिए यहां पर भी एक और यहां पर भी एक है। तो कहने का मतलब एक पाई बॉन्ड कम हुआ, एक पाई बॉन्ड कम हुआ तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। इसकी रिएक्टिविटी दो बॉन्ड होने की वजह से कम हो गई, रिएक्टिविटी कम है तो इसलिए स्टेबल होगा। चाहे इस वर्ड्स में बोल लो, चाहे इसी को दूसरी मॉडिफाई करके बोल लो कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों की बात वही लिखी गई है यहां पे आपको समझाने के लिए। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अकंपनाइड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, देयरफॉर स्ट्रक्चर 9th विद a 2 pi bond is more stable than स्ट्रक्चर 10 and 11। इसीलिए जो हमारा स्ट्रक्चर 9 है, आपको मैंने बताया था कि कभी भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो बनते कैसे हैं? दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास आते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और दुनिया में कहीं भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी आ रही मतलब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारी एनर्जी कम हो रही तो स्टेबिलिटी आएगी। वही चीज है, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। स्ट्रक्चर नंबर 9 इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 10 और 11। इन दोनों की 99% एक ही तरह की एनर्जी है, क्योंकि जैसे वो है वैसे ये है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। बट इसमें बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है क्योंकि ये नॉन चार्ज स्पीसीजेज हैं, वो दोनों ही चार्ज स्पीसीजेज हैं। व्हाइल डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन ए माइंड। कौन से वो पॉइंट होंगे? जब भी हम स्टेबिलिटी दिखा रहे होंगे या जब भी स्टेबिलिटी काउंट करने जा रहे होंगे किसी भी एटम की, कि किसमें ज्यादा हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम। सबसे पहले स्ट्रक्चर विद अ ग्रेटर, अगर आपको पॉइंट लिखना है तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, बढ़िया सा मार्क करके पहला पॉइंट लिखिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है इन केस ऑफ ये वाला जो एग्जांपल है यहां पे, कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाली स्पीसीज कैसी है? मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 10 और 11। पहला ये हमारा पॉइंट है। दूसरा क्या है? हेंस स्ट्रक्चर जो हमने देखा है कंट्रीब्यूट 9th वाला जो है वो कंट्रीब्यूट मोर करेगा। ये 9th वाला है, इसका रेजोनेट, क्योंकि ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखिए अब देखिए यहां क्या है, CH2 तो वैसे ही है सारे में, देखिए CH2 वैसे ही है, फिर क्या है CH वैसे ही है, फिर क्या है CH वैसे ही है, फिर क्या है CH2 वैसे ही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सिग्मा बॉन्ड में चेंज नहीं आता है, चेंज किस में आता है? पाई बॉन्ड में। तो यहां पे डॉट डॉट डॉट, यहां पे डॉट डॉट, यहां पे डॉट डॉट डॉट, ये मतलब पाई बॉन्ड को रेजोनेंस करते दिखा दिया पूरे चारों कार्बन एटम पे। ये सिमिलर वैसे ही, चाहे बेंजीन में एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, दूसरी इसकी अल्टरनेट पोजीशन पे रखो, लेकिन ना ही ये होती है ना ही ये होती है। अल्टरनेट रियलिटी में क्या है? ये है, पूरी रेजोनेट करती रहती है। सिमिलरली आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, इन सारी स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस फॉर्म मिलेगा। कौन सी ज्यादा वहां पे डोमिनेट करेगी, मतलब कंट्रीब्यूट करेगी? बेंजीन में तो 2 ही स्ट्रक्चर हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, उन 3 में से ये वाली सबसे ज्यादा करेगी। और रीजन क्या है? रीजन आप समझा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमारी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई, सिस्टम स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो स्टेबल वाले लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, तो यहां पे ये देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व सेपरेशन, ये सेकंड पॉइंट मार्क करिए, ये सेकंड पॉइंट मार्क करिए बड़ा सा,
कि ये सेकंड पॉइंट है, विद ए सेपरेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ए हायर एनर्जी हैन कंट्रीब्यूट्स लेस टुवर्ड द रेजोनेंस एनर्जी। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसमें जितना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जो पहले से ही अनस्टेबल है तो दूसरों की क्या मदद करेगा? पहले भैया आप खुद अनस्टेबल हो, पहले खुद स्टेबल हो जाओ तब दूसरों की मदद करना। वही यहां पे एग्जांपल लिया गया है। ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है? हमारा ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक तो इसकी ये फॉर्म है, दूसरी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इधर मूव हो, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो क्या देखने को मिल रहा है यहां पे कि यहां पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इससे क्या होगा? यहां पे भी चार्ज, यहां पे भी चार्ज, एक नहीं दो दो चार्ज बढ़ गए। थोड़ी देर पहले ही कहा था न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन, सॉरी हाँ, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा रेजोनेंस में अपना डोमिनेट करेगी, या रेजोनेंस हाइब्रिड में ये स्ट्रक्चर ज्यादा डोमिनेट कर रही होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर उसके बाद है इन केस ऑफ एन एटम सेकंड पीरियड, अगर सेकंड पीरियड के एटम है ना तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना मस्ट है, क्योंकि सेकंड पीरियड के एटम मरते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब वो कुछ भी करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब कोई भी कंडीशन हो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर ऑक्टेट से कम है या ऑक्टेट से ज्यादा है तो वो स्पीसीज आकर ही नहीं करेगी। मैं बोल रहा हूं ना, वो मरते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो वो स्पीसीज फॉर्म ही नहीं करते हैं। कहते हैं मुझे अनस्टेबल नहीं रहना, मुझे नोबल गैसेस की तरह बनना है जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ऑक्टेट क्या होता है? P6, जैसे आप बोलते हो 2s2 2p6, ये किसका है? फ्लोरीन का है। 1s2 2s2 2p6 एटॉमिक नंबर 10, ये सॉरी फ्लोरीन नियॉन का है। तो नियॉन हमारी नोबल गैस है। तो ऐसा ही बनना चाहते हैं सब लोग की जैसे ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, बढ़िया स्टेबल फॉर्म में होता है, वैसे मैं भी बनना चाहता हूं। उसकी वजह से ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, यहां पे क्या है? ये पाई बॉन्ड है। हमें पता है क्या करता है, ये रेजोनेंस करेगा। जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो ये आगे मूव करेगा। अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो रही है तो इस पे क्या होगा? यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे आगे जा रहा है, यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज था तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से है, निगेटिव ये आ गया तो पॉजिटिव ने निगेटिव को खत्म कर दिया। अब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। कार्बन जैसा था वैसा ही है, क्योंकि इसकी यहां पे आप समझिए क्या होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड NH3, सॉरी सिंगल बॉन्ड NH3, ठीक है। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इसने पाई बॉन्ड बनाया। भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, ये तो यहीं है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहां आया? यहां नाइट्रोजन पे आया, तो नया बॉन्ड यहां बन रहा है। इससे दूर गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे, नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसने खत्म कर दिया? इस वाले इसके इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। लेकिन क्या ये रेजोनेंस होगी? तो मैं कहूंगा नहीं होगी। रीजन क्या है? इस जगह आप देखिए जरा, नाइट्रोजन ने जरा कितने बॉन्ड बना दिए हैं? नाइट्रोजन ने यहां 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस पोजीशन पे नाइट्रोजन ने कुछ इस तरह बनाया है, NH3 के साथ के 3 बॉन्ड और 2। मतलब ये अगर आप देख लो तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड बनने का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? जो भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मरते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नाइट्रोजन के पास 2s और 2p है, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और p ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6। तो ये बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहां पे रखेगा कहां भैया? इसके पास प्लेस ही नहीं, 3D नहीं है इसके पास। जो इसके पास ना ही 3D है, और 2 वाली जो सेकंड सेल होती है उसमें 2 में D होती नहीं है, तो इसके पास सेल ही नहीं है, तो कैसे रख पाएगा? दैट इज वाई यहां पे मैंने काटा मारा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनते हुए दिखेगी। क्या होगा? ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। ये मैंने यहां पे दिखा दिया कि ये वॉयलेट करेगा ऑक्टेट रूल का, और जो हमारे सेकंड पीरियड के होते हैं वो मरते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पहली चीज, और दूसरी चीज d ऑर्बिटल नहीं तो इलेक्ट्रॉन रखेगा कहां? सिंपल सी चीज है, मैंने आपको यहां पे बता दिया है। चलिए यहां पे क्या है? एटम जो हैं ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2 हमारी हैं। अब एक न्यूट्रल है, आपको तो पता है ये तो मोस्ट स्टेबल होनी, फिर से वही चीज है। ये मोस्ट स्टेबल क्यों होगी? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोल लो या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोल लो, जिसके पास ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो कोवेलेंट बॉन्ड गिनोगे तो 1,
यहां पे देखने वाले देख लीजिए बस 1 2 3 4, इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड, यहां 1 2 3 3 है, इसमें भी 1 2 3 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दैट मींस दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। और इन दोनों में कहोगे इन दोनों तो सेम है, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो अभी मैं समझाता हूं। देखिए एक कंडीशन से पहले ये तो प्रूफ हो गया कि ये स्टेज जो है ये मोस्ट स्टेबल होगी, लिख भी दिया है, चाहे इससे देख लो चाहे इससे भी देख सकते थे। इनमें चार्जेस हैं और चार्जेस वाले लेस स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल, पहली चीज। अब इन दोनों में किसको जिताओगे? तो ये आप ऐसे एग्जांपल समझो, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है निगेटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके पास पहले से डिफिशियंसी है, अगर उसके ऊपर और उससे पैसे आप छिना लीजिए, या उससे जो भी उसके पास थोड़ी बहुत पैसे हैं, पहले से ही उसके पास वैकेंसी है, पैसे कम है, अगर आप उससे वो भी छीन लीजिए तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके लिए। तो वही चीज होती है जब आप बात करते हो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स की। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या है? उनके पास तो वो सबसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना, वो हर जगह से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, लेकिन इमेजिन करिए अगर आप उनसे इलेक्ट्रॉन ले लो तो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगी कहानी। मतलब ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये दूसरों के पैसे छिना छिना के रखने वाले लोग हैं, या दूसरों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेने की टेंडेंसी है या पावर है। लेकिन आप कुछ ऐसा कर दो कि आप उनसे उनकी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लीजिए, मतलब जो कहानी होनी थी वो जस्ट रिवर्स हो गई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खत्म ही कर दिया, रूल ही खत्म कर दिया आपने कि जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसके पास कैपेसिटी है दूसरे की शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की, वो उसकी आपने खींच लिया। दैट मींस वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये वाली कौन सी स्टेट है? जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से खींची। तो ये तो बेसिक नेचुरल लॉ है कि ऑक्सीजन मोर पावरफुल है तो खींचेगा। लेकिन जो ये वाली स्टेट है, इसमें आपने ऑक्सीजन से खींच के कार्बन को दे दिया। पावरफुल कौन? ऑक्सीजन, और आपने उससे ही जबरदस्ती खींच के कार्बन को दे दिया। दैट मींस ये वाली स्टेज जो है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। ये मोस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये लीस्ट स्टेबल है। आगे चल के और काम आएगा, एमओटी में भी काम आएगा। अभी सुन लीजिए कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। दैट मींस अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जाना चाहिए कि ऑक्सीजन पे। तो सिंपल सा है कि आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता है, ऑक्सीजन की 3 है और कार्बन की 2.55 है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की ज्यादा। तो निगेटिव चार्ज किसको दोगे? ऑक्सीजन को दोगे, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दोगे, बस ये याद रखना। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहां, ऑक्सीजन के पास, दोनों खुश हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दैट मींस ये वाला स्टेबल हो जाएगा, ये वाला अनस्टेबल होता हुआ दिखेगा आपको। चलिए बात करते हैं इसके आगे हम लोग, स्ट्रक्चर विच हेल्प टू डिलोकलाइज। एक यहां पे है, एक इसमें क्या है? देखिए इसमें ये वाली इन दो स्ट्रक्चर में कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेबल है, ये हमारी जो 17th नंबर है या 18 नंबर है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास तो वैकेंसी है, ये गरीब है, और ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये कहेगा थोड़ी मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, ये लो कर दिया मदद। लेकिन जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब पी ऑर्बिटल बनी, कार्बन के पास कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो इसको स्टेबल करेगी? दैट मींस ये जैसा वैकेंट था वैसा ही रहेगा, इसकी मदद कोई करने वाला नहीं आएगा। इसलिए ये लेस स्टेबल स्टेट है, ये बनना ही नहीं पसंद करेगी। ये वाली स्टेट तो बनना नहीं पसंद करेगी, और ये वाली स्टेट तो भर भर के बनेगी और हाईली स्टेबल होती है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि ये बगल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये इसको भर भर के डोनेट करते रहते हैं, कहते हैं तुम टेंशन ना लो मैं हूं, और डोनेट कर करके इनको स्टेबल बना के रखते हैं। लेकिन जब ये इसके ऊपर मुसीबत आती है तो ये कार्बन चाहे भी तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं। ऑक्सीजन ने क्यों दिया? बिकॉज इट हैव ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन कार्बन के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको 17th नंबर ज्यादा स्टेबल मिलेगी इन कंपैरिजन टू 18th स्ट्रक्चर। यही चीज मैंने यहां पे आपको बताया हुआ है। या अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन की बात करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन कंपैरिजन टू लास्ट वन। फिर यहां पे लास्ट आज का हमारा लेक्चर का है, आप
चाहे जिस बिहाफ पे देख लो, सिंपल वर्ड्स में देखोगे जो पहले पढ़ा है, देखिए 2 ही 3 कॉन्सेप्ट हैं और कुछ नहीं है। यहां पे बॉन्ड गिन लीजिए, कोवेलेंट 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। दैट मींस मैं तो सीधा कहूंगा बॉन्ड के बेस पे ही काट दो यार। चलो अच्छा, इसमें नहीं काट पा रहे हो, शर्म आ रही है तो क्या बोलो कि पाई बॉन्ड के बिहाफ पे देख लो यार। यहां पे 1 2, यहां पे 1 और 2, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, इसमें एक ही है सिग्मा, एक सिग्मा, मतलब पाई का तो नाम नहीं। और मैंने तो आपको बताया था कि जहां पे पाई बॉन्ड ज्यादा या जहां पे सिग्मा बॉन्ड ज्यादा, मतलब ओवरऑल कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल तो बोलोगे ये ज्यादा स्टेबल। और एक और कंडीशन बोलोगे ये न्यूट्रल दिख रही है, न्यूट्रल वाली स्टेबल होती इन कंपैरिजन टू चार्ज। और तीसरी चीज और देख लो क्या, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आसपास आ गए, भयंकर रिपल्सन देंगे। ये निगेटिव पास में आ गए, जबरदस्त रिपल्सन देंगे। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक गरीब और दूसरा गरीब इलेक्ट्रॉन से, दोनों ही गरीब एकदम अगल बगल है, मतलब इसके पास भी खाने का कुछ नहीं, इसके पास भी खाने का कुछ नहीं है, तो यहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। इसके पास भी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में, एक दूसरे में झगड़ा होता रहेगा परमानेंट। ये कंडीशन हमारी हाईली अनस्टेबल हो जाती है। इसको अगर आप लिखना चाहोगे वर्ड्स में तो क्या बोलोगे, जहां पे भी लाइक चार्जेस मिलेंगे ना, जहां पे भी लाइक चार्जेस मिलेंगे, रिपल ईच अदर। ये देखिए लाइक चार्जेस है ना, ये लाइक चार्जेस हैं, तो ये भी लाइक चार्जेस हैं, ये रिपल ईच अदर। रिपल करेंगे, कहीं भी रिपल्सन होता है तो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कम डोनेट करेगा, मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन कम होगी। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, सब बहुत ही अच्छे से समझ में आया। 2-3 पॉइंट होते उन्हीं को आप रिपीट करते देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।